ओके। तो इस कल हम लोगों ने देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट जब इंडक्टर के थ्रू अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब इंडक्टर के थ्रू सप्लाई करते हैं तो क्या होता था, ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ से करंट निकलता है, तो इस करंट की वैल्यू क्या आ गई थी, I इक्वल्स टू कितना आ गया था, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस पाई बाई 2, ओके। तो और वोल्टेज हमारा था वी एम साइन ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं दोनों साइन में है, तो इसलिए हम लोग इन दोनों के बीच का फेज रिलेशनशिप निकाल सकते थे। और हम लोगों ने ये निकाल के चेक किया था कि जो करंट है वो पाई बाई 2 फेज क्या चल रहा है, आगे या पीछे। तो हम लोग यहाँ से बोलते थे कि करंट क्या कर रहा है, लैग बिहाइंड, है ना, करंट लैग्स बिहाइंड दी वोल्टेज बाई फेज कितना, फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। ये हम लोगों ने कल देख लिया था, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जो आई एम है, ये इस आई एम की वैल्यू कितनी आ गई थी, वी एम अपॉन में ओमेगा एल, ठीक है। और इसी ओमेगा एल को हम लोग क्या बोलते थे, व्हाट इज दिस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्सएल। इस एक्सएल की जो यूनिट थी वो कितने की क्या थी, ओम, क्योंकि ये रेसिस्टेंस की ही तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, तो इसका यूनिट क्या है, ओम, ठीक। और ओमेगा तो हम लोग जानते ही हैं, और ये जो एल है, एल की यूनिट क्या होती थी, हेनरी, ठीक है। इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। कहीं पर अगर आपको मिली हेनरी है, इसका मतलब हो गया ये 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, ओके। विजिबल है नीचे वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ओके। तो उसमें फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जो एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनाएंगे, है ना, एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ जो एक्सएल इक्वल्स टू क्या है, एक्सएल इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा एल, और ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, समझ गए। सो आप देखिए 2 पाई और एल, ये तीनों ही चीज़ें कांस्टेंट है। सो एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपका क्या होगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट दिस एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ओके। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी, ओके। इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक और चीज़ देखा था कल कि अगर हम लोग डीसी करंट के लिए, ठीक है, अगर डीसी की बात करेंगे तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। तो इसलिए वहाँ से डीसी के केस में एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी न्यू कर दिया, जब मैंने न्यू से लिखा है तो सब जगह न्यू लिखेंगे, ठीक है, इतना। तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू क्या हो गई, 0। इट मीन्स कि जो इंडक्टर है वो डीसी करंट को कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए बैटरी से कनेक्टेड रहता है ये सपोज, ठीक है, तो यहाँ से करंट निकलता और यहाँ से करंट बिल्कुल सीधा पास करता चला जाता है, इट डज नॉट ऑफर एनी रेसिस्टेंस, ठीक है, आराम से ये पास कर देगा उसको, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग एसी के लिए देखे थे, फॉर एसी, है ना, क्या होता था कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, और इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एसी में मैंने बताया था आपको कि एसी में जो भी जाएगा, इंडक्टर में जो भी एसी जाएगा वो जाके ऐसे 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 जाके फंस जाएगा। तो आपको पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये हो गया कि
जैसे इस तरह से ये कॉइल की शेप है तो उसमें एसी भी तो इसी तरह से साइनोसॉइडली जाता है, तो उसको आप इस तरह से मान लीजिए और जाके उसमें फंस गया, मतलब ब्लॉक कर गया। सो इंडक्टर ब्लॉक्स एसी एंड पासेस डीसी। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, सब समझ में आ गया। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर में भी हमारा दो तरह का पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विथ, है ना, फॉर एन, है ना, इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव आप बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें इंडक्टर ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ओके। तो कितना पावर ये कंज्यूम करता है उसको हम लोग देखते हैं। सो पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं बताइए, आई स्क्वायर आर, और वोल्टेज और करंट के केस में, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और करंट है, आर तो हमारे पास, उसको हटा दीजिए अभी, तो वोल्टेज और करंट के केस में क्या होता है, V इंटू आई बात समझ में, ठीक है। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, ओके। तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है, Vm साइन ओमेगा टी, और इनटू में इंस्टेंटेनियस करंट Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यस और नो। सो दिस इज व्हाट Vm साइन ओमेगा टी एंड इनटू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इससे पहले क्या आता था, या इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। चलिए साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी की बात करेंगे तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, थीटा माइनस 90 है तो साइन माइनस थीटा बनेगा। अरे कल जैसे हम लोग कर रहे थे डेरिवेशन में, वही तो है। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी होता है तो कॉस ओमेगा टी, बट यहाँ साइन के अंदर में नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस टाइम्स थीटा आ जाएगा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन ये चेंज हो गया कॉस में, ठीक है। इतना ये सब ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट माइनस Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिख दिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट आप थोड़े से स्टैंडर्ड हो गए हैं तो आपको इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। क्योंकि 11th क्लास आप लोग पार हो चुके हैं, 12th में आ चुके हैं, तो आपको इसमें क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। क्या होता है, 2, ये पूरा वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोला था ना सबको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेने के लिए, इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। माइनस Vm Im, ये 2 यहाँ पर आ गया, और साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, ओके। समझ आ रही बात सबको। सो व्हाट इज दिस, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर एसोसिएटेड विथ या कंज्यूम्ड इन द इंडक्टर, ठीक है। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। यहाँ तक आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ओके, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज पावर की, ठीक है।
वही है, इंडक्टर के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो एवरेज पावर को हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो भी पावर आया है इसकी हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल है या नहीं। सो दिस इज व्हाट माइनस Vm अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा t, ठीक है। अरे कट तो नहीं रहा है। तो यहाँ से इसकी एवरेज वैल्यू के लिए इस पूरे की एवरेज वैल्यू हम लोग को निकालनी पड़ेगी, क्लियर है, बोलिए। चलिए तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरेज पावर इक्वल्स टू माइनस Vm अपॉन 2, ठीक है। ये सब क्या है, Vm मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट, 2 ये सब क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ओके। तो टाइम डिपेंडेंट कौन है सिर्फ, तो साइन 2 ओमेगा t की एवरेज वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है, ओवर अ कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में हम लोग निकालने जा रहे हैं कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम लोग पिछले दिन देख चुके हैं साइन का जो ग्राफ होता था उसका कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होती थी, 0, ठीक है। 2-3 बार हो चुका है ये सब चीज़, ठीक है। ये भी है आपका इंस्टेंटेनियस पावर फॉर एन इंडक्टिव सर्किट इन अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये जो है आपको इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो किसी भी पर्टिकुलर आप टाइम की वैल्यू रखिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कितना पावर है वो बता देगा। तो इसमें कंप्लीट साइकिल की बात करें या मतलब पूरे साइकिल में जिस टाइम पे आप चाहेंगे पावर निकालना आप निकाल सकते हैं, ठीक है, टाइम की वैल्यू पुट करके, ठीक। और ये एंटायर साइकिल में ओवरऑल कितना वैल्यू आ रहा है पावर का वो निकालने जा रहे हैं, ठीक है। सो इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी हो गई, बोलिए 0। सो दिस इज माइनस Vm अपॉन 2 इंटू 0। अब ये बहुत बार हो चुका है इसलिए इसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एवरेज पावर की वैल्यू क्या हो गई, 0, ओके। सो इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम लोगों को चाहिए तो ये वैल्यू है, एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल चाहिए तो 0। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा, इसका अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग, क्यों ऐसा हुआ, पावर पिछले में तो प्योरली इंडक्टिव प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में पावर 0 होता था क्या, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में ना ही एवरेज पावर 0 होता था। एवरेज पावर कितना आया था रेसिस्टिव सर्किट में, एवरेज पावर इज इक्वल टू Im स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R, ये होता था ना प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में, ठीक है। वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि क्योंकि ये वहाँ पर 0 होना चाहिए था लेकिन ये I स्क्वायर है तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में नहीं है, ठीक है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, इस वजह से। और दूसरा लॉजिक इसका, एवरेज पावर इन केस ऑफ इंडक्टर जो होता है 0 होने का क्या होगा वो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या होता है कि जैसे जैसे ये वाला पोर्शन विजिबल है क्या, इधर इतना कट रहा है पूरा, उधर अभी भी कट रहा है क्या, हाँ मतलब यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर ये इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, और इसमें आपने AC सप्लाई किया, हाँ ठीक, ये आपको AC सप्लाई किया है यहाँ से, और ये इंडक्टर है। तो ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे इसमें हम लोग करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, शुरुआत में अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, इस तरह से होता है ना, ठीक। तो जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू शुरू में क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और मैक्सिमम वैल्यू पे होता है, ठीक है। सो दिस कैन बी टर्म्ड एज ट्रीटेड एज क्वार्टर साइकिल,
बोलिए 0 से 90 डिग्री के बीच में क्वार्टर साइकिल, 1/4 ऑफ द साइकिल है ना। तो क्वार्टर ऑफ साइकिल में क्या होता है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसके थ्रू करंट इंक्रीज हो रहा है, बोलिए। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इक्वल्स टू है ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E इंटू एरिया होता था, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया होगा। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाते हैं तो इंडक्टर एक तरह से कॉइल है सोलेनॉइड टाइप का, तो इसके क्रॉस करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्लक्स इंक्रीज होता है और जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी इसमें, समझ गए। तो शुरुआत में इस करंट की वजह से क्वार्टर साइकिल में एनर्जी इसकी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, एनर्जी स्टोर हो रहा था बाय एक्सटर्नल सोर्स, ओके। फिर उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल है ना, तो इस क्वार्टर साइकिल में आप देखिए क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, करंट इज डिक्रीजिंग, ओके। और जैसे करंट डिक्रीज होगा, यहाँ से करंट की वैल्यू कम होगी, तो इस वजह से करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, फ्लक्स कम होगा और इस वजह से एनर्जी डिक्रीज होगी, यस और नो। तो जो पहले एनर्जी स्टोर हुआ था वो सोर्स को वापस से इसने एनर्जी दे दिया, ठीक है। जितना एनर्जी स्टोर हुआ था सोर्स ने वापस एनर्जी ले लिया। तो इस कंप्लीट हाफ साइकिल में टोटल एनर्जी कितना हो गया स्टोर, टोटल एनर्जी स्टोर 0। जितना एनर्जी इसको मिला था उतना वापस कर दिया ना सोर्स को, तो इस हाफ साइकिल में एनर्जी स्टोर्ड 0। अगेन यहाँ पर ये पहले इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव साइड में, फिर डिक्रीज हो रहा है ना। ये करंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ना नेगेटिव साइड में, फिर करंट डिक्रीज हो रहा है। तो उसी तरह से ये क्वार्टर में भी 0। तो ओवरऑल कंप्लीट साइकिल में इंडक्टर के केस में आपने समझ में आ गया कि कैसे एवरेज पावर 0 होता है, बोलिए, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग था, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ गया, ओके, ठीक है। तो इंडक्टर वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये सबसे बेसिक टॉपिक था। इसके बाद हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एसी करंट, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, ठीक है। रेसिस्टर और इंडक्टर हो गया, अब कैपेसिटर पढ़ना है। कैपेसिटर के बाद हम लोग कंबाइन करेंगे, ठीक है, कैसे आर और एल, मतलब रेसिस्टिव इंडक्टिव, आर और सी रेसिस्टिव कैपेसिटिव। उसके बाद फिर तीनों को एक साथ लाएंगे, एल आर सी, ठीक है, समझ गए। तो उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक हो जाएगा, और भी कुछ है बट ये सीक्वेंस यही है। आ गया सबको समझ में इतना, चलिए अब हम लोग क्या है आपके असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, अच्छा पहले एनसीईआरटी कर लें, पहले एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, ओके। उसके बाद फिर असाइनमेंट कर लेंगे। देखिएगा बुक, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7.2 है, इसके बेस पे एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि एक प्योर इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस आपको 25.0 मिली हेनरी दे रखा है, ओके, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है ना। तो यानी आपको जो वोल्टेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, ठीक है, इतना। चलिए उसके बाद फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोले तो एक्सएल, ठीक है, एक्सएल कितना होगा, और इसमें आपको और इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एंड आरएमएस करंट, यानी आपको आईआरएमएस भी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज, ठीक है, इतना समझ में आ रही बात सबको, ओके। तो ये एक एग्जांपल, एक ही एग्जांपल है इसके बेस पे, दूसरा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपसे एक्सेल पूछा है पहले, तो एक्सेल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेल इक्वल्स टू 2 पाई इंटू न्यू इंटू एल, ठीक है। सो पुट कर दीजिएगा कि सॉल्व करके दिखाऊं मैं, सिंपल है, कर लेंगे ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपका 50 इंटू में एल आपका 25 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। मिली हेनरी को हेनरी में चेंज कर लें, सिंपल है,
ठीक है। उसके बाद IRMS। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कंफ्यूजिंग है आपके लिए, ये जो 220 वोल्ट है ये RMS वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है? ये 220 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू है या RMS वैल्यू है? जब भी आपको, ये ध्यान में रखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको कभी भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा वोल्टेज का, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो RMS वैल्यू है। मैं आपको पहले भी बताया था, कोई भी वोल्ट मीटर जो रीड करता है वो कौन सी रीडिंग करता है, चाहे वो वोल्ट मीटर AC हो या DC वाला जो भी हो, ठीक है, वो हमेशा कौन सी वैल्यू को रीड करेगा, RMS को, एवरेज को या इंस्टेंटेनियस को? RMS वैल्यू, ठीक है। तो कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब दिस इज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। करंट में भी इसी तरह से नहीं दिया हुआ इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, RMS करंट है। ओके, समझ आ रही बात? चलिए, तो एक्सेल निकल गया, तो आपको IRMS, तो सुनिए ध्यान से, IRMS तो क्या होता है, VRMS अगर हम लोग निकाल लेंगे, V/R, R की जगह कौन, एक्सेल, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बोलिए, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज में देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसके बेस पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए जरा उसको, बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक 44 मिली हेनरी इंडक्टर है ना, तो इंडक्टर यानी कि इंडक्टेंस इसका दे रखा है 44 मिली हेनरी है, तो 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, अगेन 220 वोल्ट, और इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखा है आपको 50 हर्ट्ज। ओके, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन दी सर्किट, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और है, कंप्लीट साइकिल में पावर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। समझ आ गया, कर लेंगे इसको, सेम वही तो है, ठीक है। ये वैल्यू अगेन कौन सा है, RMS, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है 7.5, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है आप पढ़िए, उसमें बोल रहा है कि दो क्वेश्चन है 7.3 और 7.4। 7.4 आपका कैपेसिटर है, जब कैपेसिटर पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि दोनों ही क्वेश्चन में पावर एब्जॉर्ब्ड इन ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है, तो कितना पावर एब्जॉर्ब होगा। ये कौन सा सर्किट है, थर्ड वाला क्वेश्चन में, प्योरली इंडक्टिव, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अभी हमने देखा पावर एब्जॉर्ब्ड ओवर कंप्लीट साइकिल कितना होता है, इज इक्वल टू 0। समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब चलिए असाइनमेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मिटाऊं इसको। हाँ भाई बोलिए, अब असाइनमेंट में क्या समस्या है, 1 बाय 1 करके कर दूं डिस्कस, हाँ 1 बाय 1, चलिए बहुत टाइम लगेगा, चलिए कोई बात नहीं, छोटे छोटे तो हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया है ताकि आप सीखिए अभी, क्योंकि ये चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड फॉर्म में आने लग जाएगा। तो कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, मैंने इन सब क्वेश्चन को ऐसे मतलब कि दिया है कि आप फॉर्मूला पुट करिए, और कटाने वाला काम मैंने एकदम सिंपल कर दिया है ना, फटाक से कटाइए, फटाक से आंसर निकलेगा। ऐसा कर रहे थे कि नहीं आप लोग, ऐसा ही हुआ था ना, एकदम तुरंत तुरंत आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है, किसके बाद से, अभी देखो सब आएगा, देखना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 100 हर्ट्ज AC फ्लोइंग इन, है ना, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, इंडक्टेंस आपका 14 मिली हेनरी है, तो -3 हेनरी हो गया। फाइंड द रिएक्टेंस, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू न्यू इंटू एल, कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन कुछ दिक्कत हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, इंडक्टर है जो इंडक्टेंस, अगेन इंडक्टेंस दे रखा है आपको कितना, 200 मिली हेनरी, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, पीक EMF यहाँ पर दे रखा है, पीक EMF यानी कि ये क्या है, VM है ना, तो इसलिए देखिए अगर नहीं दिया रहता पीक EMF या पीक वोल्टेज, तो इसका मतलब हम लोग क्या मानते हैं उसको, RMS वैल्यू है। तो यहाँ दे रखा है आपको कितना, दिस इज 220 वोल्ट, ओके, एंड फ्रिक्वेंसी कितना, 50 हर्ट्ज, अगेन सही है। कैलकुलेट द पीक करंट, तो पीक करंट यानी IM, सो IM इज इक्वल टू VM, है ना, अपॉन में
एक्सएल को डायरेक्टली लिख दूँ 2 पाई इंटू न्यू इंटू एल, कोई दिक्कत? सो वी एम आपका 220 डिवाइडेड बाई 2 पाई की वैल्यू 22/7 है ना, इंटू न्यू फ्रिक्वेंसी कितना 50 इंटू एल, एल इज हाउ मच 200, ओके। एल 200 इंटू 10 की पावर -3 भी होगा ना, है ना, इंटू 10 की पावर -3, क्लियर है? तो ये नहीं हुआ, कटा नहीं ये देखिए 2, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 5, ठीक है, और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 3 यानी 1000, और इंटू में ऊपर में कितना है 7, बोलिए, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 10 इंटू 200, ये 2 0 2 0 1 1, तो 7/2 कितना हो गया 3.5 एम्पियर। मुश्किल था कैलकुलेशन, एकदम सिंपल है, ठीक है। और फिर यह क्या पूछा है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। देखिए करंट जब पीक वैल्यू पे होगा, ठीक है, ऐसे ये हमारा क्या था, ये वोल्टेज का था टाइम डायग्राम, और करंट का टाइम डायग्राम देखिए, करंट का, ठीक है, इस तरह से है या नहीं है। तो जब करंट पीक वैल्यू पे है, तो करंट जब, ये देखिए करंट यहाँ पर भी पीक वैल्यू पे है, बोलिए, स्टार्ट जहाँ से कर रहा है पीक वैल्यू यही तो होता है, तो उस समय वोल्टेज 0। दूसरी पीक वैल्यू कहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये वाला है ना, करंट यहाँ पर देखिए पीक वैल्यू पे आ रहा है, बोलिए, उस समय में वोल्टेज कितना है 0, ठीक है। ये एक्चुअली में आप समझ रहे हैं ना, इसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो जब ये मैक्सिमम तो ये 0, जब ये मैक्सिमम करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज 0। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में जो जो दिया रहता है पहले आप ऐसे ही सॉल्व करते जाइए, ठीक है, उसको पहले लिख दीजिए जो जो दिया हुआ है। इंडक्टेंस इतना दे रखा है, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25, करंट का एम्पलीट्यूड 0.25 दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये वाला एम्पलीट्यूड है, तो व्हाट इज दिस, आई एम, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई एम, ठीक है, कितना 0.25 एम्पियर, ओके। फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज, और क्या पूछा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या समझते हैं आप, कि क्या चाहिए आपको आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू मैंने पहले भी बताया है, आरएमएस वैल्यू बोले, इफेक्टिव वैल्यू बोले या वर्चुअल वैल्यू बोले, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सो आपको क्या चाहिए यहाँ से, VRMS चाहिए, ओके। और बस इतना ही आपसे पूछा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये L दे रखा है तो XL निकल जाएगा वहाँ से, क्योंकि हम लोग को RMS वैल्यू चाहिए तो वोल्टेज चाहिए तो रेसिस्टेंस निकालना होगा ना, तो यहाँ से XL आपका कितना आ जाएगा, दिस इज 2 पाई, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी कितनी 50 इंटू L कितना 2.8, तो ये देखिए ये यहाँ से 10 7 4 ये कट गया, कितना आ रहा है ये बताइए, 2 इंटू सीधा लिख देता हूँ 22 इंटू 8, ठीक है, इतना, दिस इज ओम, सही है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या हुआ, अच्छा 5 भी है ना, ठीक है, तो 22 इंटू 10 तो 220 इंटू 4 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, अब हमसे क्या पूछा है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आई एम दिया हुआ है आपको, तो हम लोग पहले वी एम निकाल लेते हैं, ठीक है। सो आई एम इंटू एक्सएल, दिस विल गिव यू
व्हाट VM। पहले मैक्सिमम वोल्टेज निकाल लेते हैं, तभी तो हम लोग RMS वैल्यू निकालेंगे। सो IM आपको कितना है 0.25, तो 25/100 एम्पियर। 0.25 को क्या लिख सकते हैं 25/100 इंटू XL कितना आया है बताइए 220 इंटू 4, सही है। दिस इज इक्वल्स टू VM, ठीक। और अगर आपको एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू 5, 5 इंटू 2 और 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 5 इंटू 2 10, तो VM आपको कितना आ गया बताइए 220 वोल्ट। कैलकुलेशन सिंपल है कि मुश्किल है? हाँ, आंसर क्या दिया हुआ है? हाँ, तो ये VM आया ना, तो आपको RMS वैल्यू तो निकालना है, तो VM/√2। अरे बोलो, तो 22/√2, तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो √2 इंटू √2 क्या बन गया 2, तो 2 से ये कितना हो गया 110, सो दिस कम्स आउट टू बी 110√2। क्या है इसमें आंसर में? ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको आप डेसिमल में इंटू 1.414 कर लीजिए, या फिर इतना ही छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम है? सिंपल तो है, ठीक है इतना। नेक्स्ट, चल रहा है? कुछ पता नहीं चलता है ना, कभी भी चल चुपचाप हो जाता है। मिटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो देखिए ये सब इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आप करते रहेंगे तभी तो इकट्ठे अचानक से बड़े क्वेश्चन करने लायक बनेंगे। अब अचानक से बहुत बड़े से क्वेश्चन दे दूं, अभी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो अब सीखिए आप लोग कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, और बेस एक बार क्लियर हो जाता है तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, है ना। शुरू में ही अचानक से आप इकट्ठे बड़ा क्वेश्चन लेंगे, कुछ बच्चे तो ऐसे ही जो है क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, नहीं, ट्राई ही नहीं करना है, फिजिक्स बहुत टफ होता है ना। When a given, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, when a given coil is connected to 200 वोल्ट DC सप्लाई, ले अब DC सप्लाई आ गया, अभी तक AC चल रहा था, ठीक है। 2 एम्पियर करंट फ्लोज, एक करंट है, सॉरी कॉइल है, इस कॉइल को बेचारे को क्या किया, DC सप्लाई सोर्स दिया, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि, और यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया है 200 वोल्ट, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन बोल रहा है व्हेन द सेम कॉइल इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। अब इसी कॉइल में हमने क्या किया, कॉइल हमारा सेम है, यहाँ पर हमने AC सोर्स दे दिया और वोल्ट को बढ़ा दिया। वोल्टेज पहले 200 वोल्ट था, अब कितना हो गया 220 वोल्ट, ठीक है इतना। चलिए, तो अब ये बोल रहा है, और इसकी फ्रिक्वेंसी भी आपको दे रखा है 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आपको बोल रहा है कि 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ओनली कितना 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो पहला पार्ट आपसे पूछा है वाई करंट डिक्रीज इन द लेटर केस, ठीक है। तो यानी लेटर केस ये फॉर्मर था और ये लेटर है, ठीक है, बाद वाला, इसका मतलब यही होता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसे समझना है, फॉर्मर केस बोलता तो ये हो गया, लेटर केस मतलब ये हो गया, ठीक है इतना। तो अब इसमें करंट हमारा डिक्रीज क्यों कर गया, यहाँ पर देखिए वोल्टेज कम था तो करंट ज़्यादा, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा दिए तो करंट कम, ऐसा होता है क्या? वोल्टेज बढ़ने से और करंट बढ़ना चाहिए ना, तो कम क्यों हुआ? क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा होता है क्या? क्वेश्चन गलत हो गया ना, वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ना चाहिए ना, आज तक तो यही पढ़ते आए हैं। अरे हाँ या नहीं? तो आप लोगों ने क्या सोचा इस बारे में, क्या ट्राई किया था ना सबने घर पे, तो क्या हुआ इसमें? कौन सी दुनिया में है ये? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ करंट क्या क्या किस चीज़ का आंसर 0.7 आया? हाँ यहाँ पर तो क्वेश्चन है ही नहीं कि कोई वैल्यू निकालना है, यहाँ तो क्वेश्चन सिंपली ये है कि इसमें करंट डिक्रीज क्यों हुआ। क्या 0.7 क्या आया तुम्हारा? किस चीज़ का क्या निकालना है? यहाँ तो पूछा है बस कि करंट डिक्रीज क्यों हुआ। ठीक है, चलिए देखिए समझिए बात को। ये डीसी सोर्स है,
बोलिए, इसकी फ्रीक्वेंसी 0। तो जब फ्रीक्वेंसी 0 तो डीसी के केस में है ना, फॉर डीसी डायरेक्ट करंट के केस में है ना, फ्रीक्वेंसी 0, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टिव सर्किट इक्वल्स टू 0 है ना। तो इसका मतलब करंट चुपचाप आराम से जितना यहाँ से निकल रहा है जा रहा है, यस और नो। लेकिन जब हम लोग एसी सर्किट की बात करेंगे, ठीक है, फॉर एसी सर्किट, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ेगा, है ना। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अरे हाँ या नहीं, जैसे ही इस एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि ये रेसिस्टेंस ऑफर करना शुरू कर देगा, और जैसे ही रेसिस्टेंस ऑफर शुरू करेगा तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा। अरे हाँ या नहीं, अरे देखो ये यहाँ से है ना वोल्टेज लगभग सेम है या थोड़ा सा बढ़ा ही दिए बल्कि, ठीक है। ये आपका पहले ये यहाँ पर आपका कोई भी रेसिस्टेंस नहीं ले रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस की वैल्यू हो रहा है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जब ओवर करेगा ज़्यादा तो करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई एल एक्सएल। तो ये चीज़ जैसे बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, तो इस वजह से करंट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है सबको, अरे बोलो, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इंडक्टेंस एल निकालना है, ठीक है। तो एक्सएल इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, 2 पाई इंटू न्यू इंटू एल, ठीक है, यस और नो। तो यहाँ से हमारे पास एक्सएल निकल जाएगा, क्या एक्सएल है हमारे पास कि नहीं है, एक्सएल है या नहीं है, नहीं है ना, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल, क्लियर। तो एक्सएल की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दे रखा है वो कौन सा, पीक वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू, क्या है ये 220 वोल्ट, कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। सो दिस 220 डिवाइडेड बाई करंट कितना हो रहा है, 1 एम्पियर। तो 220 आपका कितना आ गया, एक्सएल की वैल्यू, यस और नो, अरे बोलो, ठीक है। तो यानी एक्सएल हो गया आपका, हम लोग बोल सकते हैं दिस 220 ओम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग एक्सएल की जगह यहाँ पर 220 लिख दें, इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की जगह 2 इंटू 2/7 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज और इंटू एल, यही तो चाहिए। तो ये 1 0 कैंसिल, 22 कैंसिल, बोलिए ना। सो 7 इधर चले जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 10 इधर आ जाएगा, है ना, इक्वल्स टू एल। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.7 हेनरी। कहाँ था इसमें कुछ कैलकुलेशन मुश्किल था क्या, पुट कर रहे हैं डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, हैं। सो एल इक्वल्स टू कितना आ गया, 0.7 हेनरी। आप तो बोल रहे थे, कोई तो बोल रहा था थर्ड क्वेश्चन के बाद नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, मुश्किल है, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, मिटाओ इसको ना, 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ V इक्वल्स टू 200 साइन 100 पाई t, ओके, इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस। इंडक्टेंस आपका दे रखा 1/पाई हेनरी, ओके। राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, यानी आपको इसकी इक्वेशन चाहिए थ्रू द सर्किट। तो I इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी बस माइनस पाई बाई 2। देखिए ओमेगा टी मालूम है हम लोगों को, है या नहीं, तो सिर्फ हम लोगों को क्या चाहिए, अब यहाँ पर आई एम अगर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो आई एम हम लोग कैसे निकालेंगे, आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन में एक्सएल, बोलिए वी एम कितना
दिस इज क्या है, ये Vm ही तो है, अपॉन में एक्सएल यानी 2 इंटू पाई, पाई कितना 22/7 इंटू 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, एक काम करते हैं, एक्सएल को ओमेगा एल लिख दें, एक्सएल को ओमेगा एल लिख दें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ओमेगा की जगह पर यहाँ पर क्या लिख दें 100 पाई, देखिए ना ये वैल्यू क्या है साइन ओमेगा टी है ना, तो ये ओमेगा पाई, ओमेगा इक्वल्स टू 100 पाई इंटू में एल, एल कितना 1/पाई। समझ आई बात सबको? अरे कोई दिक्कत? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सएल को 2 पाई एफ एल लिखने से अच्छा है ये पूरा वैल्यू 2 पाई एफ की ही तो है ओमेगा, तो एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, और ओमेगा आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 100 पाई है ना, तो 100 पाई, पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल, ये 100 और 200 खत्म, तो कितना हो गया आई एम की वैल्यू कितनी हो गई 14। समझ आ रही बात सबको? कुछ मुश्किल है क्या? अरे बोलो। चलिए, तो इसलिए हमारा आई की वैल्यू क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन क्या बन गया आई एम की जगह कितना हो गया 14, और साइन ओमेगा कितना 100 पाई ओमेगा इंटू टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट क्या बोला है, क्या हुआ? अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये कितना आ रहा है यहाँ से 2 एम्पियर ही आ रहा है ना, सॉरी वो 7 में पहले 22/7 लिख दिया था, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, तो इस जगह पर कितना होगा 2, आई एम की वैल्यू 2 आ रही है ना, तो 2 एम्पियर। क्लियर है सबको? ठीक है। और आपसे क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एन एसी एमीटर, एसी एमीटर क्या 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 मेजर करता है, एसी एमीटर क्या मेजर करता है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, मैंने बोला था ना, ठीक है। तो यानी आपको क्या चाहिए आई आर एम एस क्या होता है आई एम बाई √2, यस और नो, और आई एम आपका कितना आया है 2, सो दिस इज 2/√2, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, तो √2 है ना, 2√2 अपॉन में √2 इंटू √2, तो क्या हो गया √2 यानी 1.414 एम्पियर। कहाँ पर कैलकुलेशन मुश्किल था बताइए, सिंपल था, बोलिए ना, ठीक है। तो इस तरह से ये सब खत्म हो गया, ठीक है। एक आध क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा है उसको देख लीजिए, एक मिनट हो गया, मिटाओ इसको, बस हिंट दे दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन पूछा था 2016 में, ठीक है, सीबीएसई में एक यहाँ पर ये लैंप है, ओके, और ये एसी सोर्स से कनेक्टेड है और ये इंडक्टर है, ठीक। क्वेश्चन बोला लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टर थ्रू एन एसी सोर्स, व्हाट हैपेंस टू द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप व्हेन की इज प्लग्ड इन एंड आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनसाइड द इंडक्टर। इस इंडक्टर के अंदर में आयरन रॉड को अगर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन 2016 में 3 मार्क्स का पूछा हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें लैंप में क्या होगा इफेक्ट उसके ब्राइटनेस पे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे इसमें हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर के अंदर में आयरन रॉड को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और इसमें करंट जैसे ही फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, करंट बढ़ेगा, तो इसकी वजह से इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब ओवरऑल क्या होता है कि इसका इंडक्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। एल बढ़ेगा, इसका मतलब एक्सएल बढ़ेगा, ठीक है, समझ गए। जैसे इसमें आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे, एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा यानी रिएक्टेंस बढ़ेगा, तो इसका मतलब पूरे, और ये दोनों क्या है सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है, तो जैसे ही रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो पूरे ओवरऑल सर्किट का रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, बोलो, और इसका मतलब करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो लैंप की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। समझ आ रही बात? अरे बोलो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन
एक पूछा है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो प्योर रेसिस्टर वाला है। ठीक है, उसमें ये सब दूसरा प्योर रेसिस्टर इंडक्टर वाला है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ओके, तो इस तरह से इंडक्टर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।